गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 साइंस के चैप्टर 7 नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसकी मुख्य बातें हम लोग यहाँ से देखें, यहाँ से आप नोट डाउन करें। हम लोग पहले ये समझें नियंत्रण एवं समन्वय। तो नियंत्रण एवं समन्वय अर्थात होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हमारे शरीर में जितनी भी तंत्रिका कोशिकाएं हैं, जिसे न्यूरॉन्स भी कहते हैं, ये मिलकर हमारे पूरे शरीर के नर्वस सिस्टम को बनाते हैं और ये सभी मिलकर हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को नियंत्रित करते हैं और आपस में उसे कोऑर्डिनेट भी करते हैं। तो यहाँ पर इसके परिभाषा को आप लोग यहाँ से नोट डाउन करें और फिर हम लोग इसको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहली बात है कि सभी जीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। तो जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, चाहे वो पादप हैं, वो पर्यावरण में जो परिवर्तन आते हैं, मौसम में जो परिवर्तन होता है, प्रकाश, ऊष्मा, ठंड, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श, इन सब के अनुसार वो जो अनुक्रिया करते हैं, इसे हम उद्दीपन कहते हैं। और पादप और जंतु में यह उद्दीपन की जो प्रतिक्रिया होती है वह अलग अलग होती है। इसे आप नोट कर लें यहाँ से। इसके बाद हम लोग देखें कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय किस प्रकार से होता है। तो सभी जंतुओं में दो मुख्य तंत्र होते हैं, एक तंत्रिका तंत्र होता है और एक अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। मानव शरीर में 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जिसे ही हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं और यह सभी मिलकर बनाते हैं अंतःस्रावी तंत्र। तो यह अंतःस्रावी तंत्र की बात हो गई। तंत्रिका तंत्र हम जानते हैं कि हमारे शरीर में लाखों तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि यह हमारे शरीर में लगभग 86 बिलियंस होते हैं। 86 बिलियंस अर्थात 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं और 1000 मिलियन मिलकर 1 बिलियन बनाते हैं। और यह कितना है? 86 बिलियन। तो आप सोच सकते हैं इसकी संख्या कितनी अधिक होती है हमारे शरीर में। तो यह हमारे तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथि की बात हो गई। अब इसे हम विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले हम देखें तंत्रिका तंत्र। तो नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। जो भी कोऑर्डिनेशन होते हैं हमारे शरीर में, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, वो सब तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है और उसका जो आदेश पेशीय ऊतक के द्वारा पेशी ऊतक में जाता है, वह उसी के अनुसार कार्य करता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड है कि तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। मतलब बहुत सारे न्यूरॉन्स और तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर हमारे तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ देखें। और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाते हैं। मतलब कहीं भी यह कोई भी एक्टिविटी होती है तो हमारे शरीर के विभिन्न भागों में यह पहुंचता है इन्हीं तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा और उसमें जो आवेग उत्पन्न होते हैं उसके द्वारा। अब यहाँ देखें हम कि कैसे यह होता है। तो सबसे पहले जाने हम लोग ग्राही रिसेप्टर्स किसे कहते हैं। तो ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। तो ये ग्राही जो होते हैं वो नर्वस न्यूरॉन्स जो होते हैं उसके शिराओं में वह सूचनाओं को एकत्रित करते हैं। अब हम जब न्यूरॉन्स की संरचना को हम आगे देखेंगे तब हम उसके बारे में और विस्तार से समझेंगे। तो यहाँ पर जो ग्राही है, रिसेप्टर्स है, ये हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। ज्ञानेंद्रिय कहने का क्या तात्पर्य हुआ कि हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिसमें सबसे पहला है कान, अर्थात जो सुनने और शरीर के संतुलन को बनाता है। दूसरा है आँख,
जो प्रकाश को ग्रहण करता है और देखने की क्षमता प्रदान करता है। तीसरा है त्वचा, जो ताप, गर्म या ठंड और स्पर्श की अनुभूति प्रदान करता है। इसके बाद चौथा है नाक, जो सूंघने या गंध का पता लगाने की क्षमता प्रदान करता है। और पांचवा है जीभ, जो स्वाद का पता लगाता है जिससे हमें स्वाद का पता चलता है। तो ये ग्राही, ये तंत्र और ये ग्राही जो संवेदी अंग जिसे कहते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं, इसे ज्ञानेंद्रिय भी कहते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और उनके ये कार्य हैं। अब हम ये देखेंगे एक न्यूरॉन्स की संरचना को। इसे ही हम कहते हैं तंत्रिका कोशिका। और ऐसे ऐसे लाखों तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर हमारे शरीर के तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ये इसे न्यूरॉन्स भी कहते हैं। इसका चित्र एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी का बनाना भी है और इसे प्रैक्टिस भी करना है। इसे बिना देखे बनाने की प्रैक्टिस करना है। देखिए, ये सबसे पहले इसमें कौन कौन से भाग हैं। तो यहाँ पर हम जैसे देख पा रहे हैं, ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये इस तरह से देख रहे हैं आप। इसे द्रुमिका कहते हैं। बीच में जो है ये केंद्रक है, यह भाग से न्यूक्लियस हो गया, ये द्रुमिका, इसे डेंड्राइट्स भी कहते हैं। ये हो गया कोशिका काय, इसे सेल बॉडी भी कहते हैं। और यह जो पूंछ की तरह है, टेल लाइक स्ट्रक्चर, इसे ही कहते हैं हम तंत्रिकाकाक्ष, मतलब तंत्रिकाक्ष अर्थात एक्सॉन्स। और यह हो गया तंत्रिका का अंतिम शिरा। तो इसके अंतिम शिरा जो है, यहाँ पर ही दूसरे जो और तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो यहाँ से जुड़ी होती हैं द्रुमिका के द्वारा। और इस प्रकार से पूरे कई तंत्रिक कोशिकाएं, न्यूरॉन्स मिलकर हमारे तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से यह सूचना यहाँ से एकत्रित होती है। यह सूचना इस तरह से सेल बॉडी में गया, फिर ये एक्सॉन से होते हुए दूसरे न्यूरॉन्स में जाता है और इस प्रकार से सूचनाओं का वहन होता है। ठीक है, तो इसके ये विभिन्न भाग हैं, इसे आप ड्रॉ कर लें। इसके बाद हम लोग आगे देखें, इसके ही विभिन्न भागों की परिभाषाओं को देखें हम। सबसे पहला है ये द्रुमिका। तो द्रुमिका के बारे में हमने क्या बताया कि यह कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचना है जो सूचना प्राप्त करती है। तो ये हो गया हमारा, ये था द्रुमिका। इसके बाद कोशिका काय, प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है। तो ठीक ये जो सेल बॉडी है, बीच का जो यह स्ट्रक्चर है, यह हो गया सेल बॉडी कोशिका काय। इसके बाद है तंत्रिकाक्ष, एक्सॉन भी इसे कहते हैं। यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरे न्यूरॉन की द्रुमिका तक, हमने ही अभी बताया कि जो और दूसरे न्यूरॉन्स हैं वो इसी के द्वारा जुड़े होते हैं और इस प्रकार से वह पूरे तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। तो सूचना जो है इस प्रकार से आती है और यह मूव करती है इस तरह से। ठीक है, अब हम लोग देखें सिनैप्स। तो यह जो जॉइंट होता है, ये जो भाग जॉइंट होता है इस जगह, दूसरा जहाँ पे दूसरे तंत्रिका कोशिका जो है जुड़ी होती है यहाँ से, तो ये जो भाग है इसी को हम कहते हैं सिनैप्स। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं अंतर्ग्रंथन। यहाँ देखें सिनैप्स के बारे में क्या लिखा हुआ है कि यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका, जो दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ी होती है, उसके द्रुमिका के मध्य का यह रिक्त स्थान है और यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल वेव है वह उसे केमिकल वेव में चेंज करता है, विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में, जिससे यह आगे संचरित हो सके, शरीर के विभिन्न भागों में जा सके।
इसके बाद हम लोग देखें कि प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी कई बार पूछा जा चुका है। प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, एक ये और दूसरा यहाँ पर है प्रतिवर्ती चाप। यह दोनों ही इम्पोर्टेंट है, इस दोनों को आप देखें। यहाँ पर सबसे पहले प्रतिवर्ती क्रिया की किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अचानक हमें कोई गर्म वस्तु छू जाए हमारे हाथों से या शरीर के किसी भी अंग से, या कोई नुकीली चीज़ चुभ जाए तो अचानक हमारा हाथ या वह अंग पीछे हट जाता है। तो यह जो क्रिया होती है इसे ही हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। यहाँ उदाहरण भी दिया हुआ है, किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का पीछे हटा लेना। और प्रतिवर्ती चाप क्या है, इसे हम देखें कि यह एक चाप यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहले आप इसके परिभाषा को देख लें कि प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे ही हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। और इसको आप ड्रॉ कर लेना है और बिना देखे इसे ड्रॉ करने की प्रैक्टिस भी कर लेनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से यह काम करता है। ये सबसे पहले ये देखिए ग्राही अंग, ये त्वचा है और इसने क्या किया, एक उष्मा, एक गर्म वस्तु को छू दिया गलती से। तो यह क्या हुआ कि इसकी सूचना कहाँ गई, हमारे मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड में, जो मस्तिष्क के नीचे का भाग होता है, जो रीढ़ की हड्डियों के द्वारा सुरक्षित रहता है। और यहाँ से यह सूचना कहाँ गया, इस पेशी में, कार्य कर अंग में, मतलब जिस अंग को, जिस पेशी को वहाँ से संकुचित होकर उस हाथ को पीछे हटा लेना है, उस अंग को वहाँ से हटाना है और वह तुरंत वो हाथ क्या होता है, वह पीछे हट गया। तो ये जो क्रिया होती है यही है प्रतिवर्ती चाप। इसे जो हम ड्रॉ करके दिखाते हैं तो प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें अनुक्रिया। तो अनुक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो यह 3 प्रकार की होती हैं। एक ऐच्छिक है जिसकी में हमारा पूरा नियंत्रण होता है, मतलब हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, एक बोलना, लिखना, ये सब हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, तो यह ऐच्छिक क्रिया हो गई। दूसरा है आपका अनैच्छिक। अनैच्छिक क्रिया क्या हो गया, मध्य एवं पश्च मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाने वाली क्रियाएं, और इस पे हमारी इच्छा शक्ति नहीं चलती है। जैसे श्वसन की क्रिया अपने आप चलती है, दिल का धड़कना ये अपने आप होता है। और तीसरा है प्रतिवर्ती क्रिया जो मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है, स्पाइनल कॉर्ड, जैसे कि गर्म वस्तु छू जाने पर हाथ का हट जाना। तो ये 3 प्रकार की क्रियाएं हैं, इसे आप नोट डाउन कर लें यहाँ से। इसके बाद हम लोग चले प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों है। यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी पूछा जाता है कि यदि प्रतिवर्ती क्रिया ना हो तो क्या होगा, अथवा प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों है। तो कहते हैं कि अगर प्रतिवर्ती क्रिया नहीं होगी तो कोई भी वस्तु जो हमें गर्म वस्तु या पैनी चुभने वाली वस्तु अगर छू जाए और यह क्रिया ना हो तो हमारे शरीर को क्षति पहुंच सकती है। और यहाँ अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु से उत्पन्न होती है जो जल्दी होती है। तो यह उसका उत्तर हो गया, यहाँ से आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आए इसमें देखें मानव तंत्रिका तंत्र, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। यह 2 प्रकार के होते हैं, 2 भागों में इसे विभक्त किया गया है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके 2 भाग हैं, एक है मस्तिष्क, दूसरा है मेरुरज्जु। अगर हम मस्तिष्क के भाग को देखें तो हमारा मस्तिष्क लेफ्ट और राइट में इस तरह से बहुत सारे कोशिकाएं होती हैं और इससे ही पीछे की ओर ये मेरुरज्जु निकला होता है जो हमारे रीढ़ की हड्डियों के द्वारा बिल्कुल सुरक्षित होता है। तो ये जो पार्ट है यह है हमारा सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और इसी से जो नर्व्स फिर निकले होते हैं जो शरीर के विभिन्न भागों में फैले हुए रहते हैं, शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं प्रत्येक भाग में, यह होता है पीएनएस परिधीय तंत्रिका तंत्र अर्थात पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यह इसमें 2 भाग हैं, एक है तो आपका
कपाल तंत्रिका पीएनएस जो मस्तिष्क से निकलता है, और दूसरा है मेरु तंत्रिका जो स्पाइनल कॉर्ड अर्थात मेरु रज्जु से निकलता है, जो हमने अभी ड्रॉ करके आपको बताया। तो मानव मस्तिष्क के भाग को अगर हम देखें, इसे आप ड्रॉ कर लें यहाँ से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखें मानव मस्तिष्क, तो मस्तिष्क की सभी क्रियाएं का समन्वय केंद्र है मानव मस्तिष्क, और मानव मस्तिष्क को भी 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है अग्र मस्तिष्क, मतलब आगे का जो भाग है वो अग्र मस्तिष्क हो गया। अभी हम मस्तिष्क के भी चित्र के द्वारा उसके विभिन्न संरचनाओं को हम देखेंगे, विभिन्न भागों को देखेंगे। तो अग्र मस्तिष्क हो गया, उसके बाद सेकेंड है मध्य मस्तिष्क, उसके बाद है पश्च मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क के बारे में हम लोग जाने और उसके कार्य को हम जानेंगे। तो अग्र मस्तिष्क क्या है? तो यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल और विशिष्ट भाग है, और इसमें प्रमस्तिष्क भी होते हैं। तो इसका कार्य क्या है? यह मुख्य सोचने वाला भाग होता है। दूसरा इसका है ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है, जो हमारे वैसे कार्य जिस पे हमारी इच्छा शक्ति चलती है। तीसरा है सूचनाओं को याद रखता है, मेमोरी है। शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करता है और उसका समायोजन करता है। और भूख से संबंधित के मतलब भूख की जो अनुभूति होती है वह इसके द्वारा ही नियंत्रित होता है। इसके बाद हम लोग देखें मध्य मस्तिष्क, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, मतलब वैसे कार्य जिस पर हमारी इच्छा शक्ति नहीं चलती है, जो अपने आप होता है। तो हमारे आँखों की जो पुतलियाँ होती हैं वह प्रकाश की तीव्रता के अनुसार घटती और बढ़ती है, संकुचित होती है, फैलाव होता है इसमें। तो ठीक आँख को हम अगर देखें तो इसमें एक ठीक बीच में जो गोल ये पुतली होती है, तो प्रकाश की तीव्रता, अगर प्रकाश तीव्र होगा तो यह संकुचित हो जाती है, छोटी हो जाती है, और प्रकाश कम होने पर यह फैलती है ताकि अधिक से अधिक प्रकाश वहाँ जा सके। तो ये जो क्रिया है वो अनैच्छिक क्रिया है, मध्य मस्तिष्क के द्वारा यह कंट्रोल होता है। पुतली के आकार में परिवर्तन, ये एक उदाहरण हो गया। उसके बाद है सिर और गर्दन आदि की प्रतिवर्ती क्रिया, मतलब कोई वस्तु तेजी से हमारी ओर आता है तो हमारा सिर या गर्दन अपने आप मुड़ जाता है या झुक जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें पश्च मस्तिष्क, तो पश्च मस्तिष्क के भी 3 मुख्य अंग होते हैं। एक अनुमस्तिष्क है। अनुमस्तिष्क क्या करता है? यह शरीर की संस्थिति तथा संतुलन को बनाता है। यह ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि करता है, मतलब ऐच्छिक क्रियाओं को यह कंट्रोल करता है। पेन उठाना, मतलब कोई वस्तु अगर गिरता है तो उसे उठाने के लिए जब हम झुकते हैं तो हम स्वयं नहीं गिर जाते, बल्कि हमारा शरीर संतुलित रहता है और हम उस वस्तु को उठा पाते हैं। तो यह संतुलन हो गया। दूसरा है आप मेडुला। मेडुला देखें क्या करता है? यह अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण करता है, मतलब जो क्रियाएं अपने आप हमारे शरीर में होती है, जैसे रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, रक्त परिसंचरण तंत्र में हमने देखा था कि किस प्रकार से रक्त शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। तो ये रक्तचाप को नियंत्रित करता है। वमन अर्थात उल्टी या वॉमिटिंग को भी यह नियंत्रित करता है। इसीलिए कहते हैं कि जब किसी को वॉमिटिंग होती है तो गर्दन वाला भाग आहिस्ता आहिस्ता दबाने से उसे थोड़ा रिलैक्स मिलता है, आराम मिलता है, और इसी में यहीं पर होता है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें पॉन्स, तो यह अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन का नियंत्रण करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को यह कंट्रोल करता है। अब हम देखें यह ब्रेन, ये इसका भी डायग्राम पूछा जाता है, तो इसे भी बनाना है आपको, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि बिना देखे आप इसे एग्जामिनेशन में पूछे जाने पर आप इसको बना सके। तो यहाँ हम देखते हैं मस्तिष्क के संरचनाओं को। सबसे पहले ये अग्र मस्तिष्क, तो यह जो भाग हो गया यह अग्र मस्तिष्क है, और यह आया यहाँ तक जिसमें प्रमस्तिष्क भी है। इसके बाद यह जो दिखाया गया है कपाल, खोपड़ी, यह सबसे बाहरी परत, ये जो
हड्डी होती है मस्तिष्क का, जिसे क्रैनियम भी कहते हैं, ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं, हिंदी में से कपाल या खोपड़ी कहते हैं। ये हार्ड कवर है, इसके अंदर ही मस्तिष्क होता है। इसके बाद इसके ठीक बीच में यह मध्य मस्तिष्क और इसके ठीक नीचे पीछे की ओर यह पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क के 3 भाग दिखाए गए हैं, ये पोन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क। और इसी से पीछे की ओर हमने बताया था कि यह निकला मेरुरज्जु, जो रीढ़ की हड्डियों के अंदर सुरक्षित रहता है कमर तक। और इसके अलावा ये ग्रंथि दिखाया गया है, पीयूष ग्रंथि, जो हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है। तो यह जो भाग है इसको आप नोट डाउन कर लें और इसके डायग्राम को बना लें। तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे, इतना आप लोग तैयार कर लें, इसे फेयर कर लें, इसे याद कर लें। अगली क्लास में इसी चैप्टर के पार्ट 2 में हम लोग और भी बातें जानेंगे इस चैप्टर से। तब तक के लिए गुड बाय।